Dear students of BCom Part Final, today we'll go through the important definition of the GST. प्रमुख परिभाषाएं केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 CGST की धारा 2 में जो अनेक मदों की परिभाषा दी गई है उस पर हम आज हर एक परिभाषा के बारे में अपने विद्यार्थियों को इस लेक्चर के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। विद्यार्थियों, किसी भी अधिनियम को भली भांति समझने के लिए ये आवश्यक है कि उसके प्रयोग में किए गए विभिन्न मदों एवं शब्दों के अर्थ एवं क्षेत्र की जानकारी कर ली जाए, जिससे कि जीएसटी का कैलकुलेशन करने के वक्त या जीएसटी पर कितना कर कटौती की जाए उसमें कोई त्रुटि न रह जाए। अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है, जिसमें एक अभियोग योग्य दावे, जिसको हम अंग्रेज़ी में ऑक्शनेबल क्लेम्स धारा 2 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत उसको हम परिभाषित करते हैं। विद्यार्थियों, धारा 2 सबसेक्शन 1 ऑक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? विद्यार्थियों, अभियोग योग्य दावे, जिसको हम ऑक्शनेबल क्लेम्स भी कहते हैं, का अर्थ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 3 में से निर्देशित किया गया है। संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार अभियोग योग्य दावे के आशय निम्न को छोड़कर अन्य किसी भी ऋण से होता है। नंबर 1, अचल संपत्ति की गिरवी से सुरक्षित ऋण अथवा चल संपत्ति की रहन अथवा गिरवी से सुरक्षित ऋण अथवा किसी भी चल संपत्ति में लाभदायक हित जो वास्तविक अथवा रचनात्मक किसी भी रूप में दावेदार के कब्जे में न हो। विद्यार्थियों, इस परिभाषा के अंतर्गत इस किसी विविध देनदार और अन्य ऋण को जो असुरक्षित या अनसिक्योर्ड हैं, अभियोग योग्य दावों की श्रेणी में आते हैं। ये ऐसे दावे होते हैं जिनकी दीवानी न्यायालय के बाद प्रस्तुत करने वसूल किया जा सकता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है कि जो ऑक्शनेबल क्लेम्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आती हैं, उसमें अभियोग योग्य दावों को केंद्रीय विक्रय का अधिनियम और राजस्थान मूल अधिनियम आरवैट में माल की परिभाषा से बाहर रखा गया था,
परंतु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 CGST में इसके स्वरूप से माल की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। परंतु हमको इसी अधिनियम की तृतीय अधिसूची शेड्यूल 3 में यह कहा गया है कि लॉटरी, शर्त, जुए के अलावा अभियोग योग्य दावों के अन्य व्यवहारों को न तो माल की आपूर्ति माना जाए और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाए। अतः लॉटरी, शर्त एवं जुआ संबंधी अभियोग योग्य दावों को ही माल माना जाएगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमको ध्यान देने योग्य है, जो मैं एक बार फिर दोहराने जा रहा हूँ कि लॉटरी, शर्त एवं जुआ संबंधी अभियोग योग्य दावों को ही माल माना जाएगा। धारा 2 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत, जिसको न्यायिक अथवा निर्णायक प्रणाली या अंग्रेजी में एडजुकेटिंग अथॉरिटीज़ के सब क्लास में परिभाषित किया गया है, इसके अंतर्गत न्यायिक प्राधिकारी से आशय किसी भी ऐसे प्राधिकारी से है जो इस अधिनियम के तहत किसी आदेश या निर्णय देने के लिए नियुक्त अथवा अधिकृत हो, परंतु इसमें निमित्त को भी शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत नंबर 1 अप्रत्यक्ष एवं सेवा शुल्क का केंद्रीय बोर्ड, इसमें नंबर 2 पर अग्रिम निर्णय देने का प्राधिकरण, नंबर 3 के अंतर्गत अपीली अधिकरण या ट्रिब्यूनल एवं धारा 171 सबसेक्शन 2 के अधिकृत प्राधिकरण को शामिल नहीं किया गया है। न्यायिक प्राधिकारी में सहायक आयुक्त से मुख्य आयुक्त तक के प्राधिकारी आते हैं। वास्तव में इसमें कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं। न्यायिक प्राधिकारी अपने स्वयं के आदेशों पर पुनः विचार नहीं कर सकते, परंतु यदि कोई करदाता इनके आदेशों से संतुष्ट नहीं हो तो वो अपील प्राधिकारी को अथवा अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। विद्यार्थियों, धारा 2 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत एजेंट या अभिकर्ता का उल्लेख किया गया है। एजेंट से आशय एक व्यक्ति जिसमें अभिकर्ता, दलाल, कमीशन एजेंट, डेल क्रेडिट एजेंट, नीलामकर्ता एवं अन्य कोई व्यापारिक एजेंट, चाहे इसमें कोई भी नाम से पुकारा जाए, जो अन्य किसी व्यक्ति की ओर से माल अथवा सेवाओं तथा दोनों की आपूर्ति अथवा प्राप्ति से व्यवसाय को चलाता है। हमारे विद्यार्थियों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस धारा 2 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत इस प्रकार एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अन्य व्यक्ति की ओर से माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति अथवा प्राप्ति का व्यवसाय चलाता है। ये व्यक्ति जिसके लिए एजेंट ऐसा कार्य करता है प्रधान कहलाता है। प्रधान एक स्वस्थ मस्तिष्क, साउंड माइंड का होना चाहिए
जिसमें वो एजेंट की नियुक्ति करने के लिए सक्षम हो। एजेंट के लिए भी स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है। इसमें ये अपने प्रधान के प्रति उत्तरदायी हो सके। प्रधान और एजेंट के मध्य स्थापित संबंध को एजेंसी कहते हैं तथा एजेंसी के निर्माण के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। विद्यार्थियों, एजेंट केवल कमीशन के आधार पर कार्य कर सकता है, जबकि डल क्रेडिट एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो स्वयं द्वारा की गई उधार बिक्री की रकम वसूल करने की गारंटी देता है, इसके लिए अतिरिक्त कमीशन लेता है। इसी के अंतर्गत जब हम धारा 2 सबसेक्शन 6 एग्रेसिव टर्न ओवर या कुल आवर्त या कारोबार की परिभाषा के अनुरूप निम्नलिखित के कुल मूल्यों से है। इनमें सभी कर योग्य आपूर्ति, कर मुक्त आपूर्ति, माल एवं सेवाओं या द्रव्यों का निर्माण और निर्यात तथा ऐसे व्यक्तियों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति जिसमें एक भी स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्तियों द्वारा दी गई हो तथा जिनकी गणना संपूर्ण वारंट के आधार पर की गई हो। विद्यार्थियों, परंतु इनमें भी कुछ नियम के अनुसार निमित्त को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, जिनको छोड़ दिया जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर केंद्रीय माल और सेवा कर CGST, राज्य माल एवं सेवा कर SGST, संघ राज्य माल और सेवा कर UTGST, एकीकृत माल का सेवा कर इंटीग्रेटेड और IGST और उपकर सेस आदि इसमें सम्मिलित होते हैं।